Hello students, today we are going to study the first chapter of class 8th history, that is tracing changes through 1000 years. यानी कि जो 100 सालों में जो चेंजेस आए उसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उसको ट्रेस करेंगे हम। ये किन 100 सालों की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 700 CE से लेके 1800 CE के बीच में। तो इस चैप्टर के अंदर हमें जनरली एक ओवरव्यू मिलेगा कि हम क्लास 8 के अंदर 700 CE से लेके 1800 CE के बीच में जो चेंजेस आए हम उसके बारे में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। मतलब क्लास 8 के सिलेबस में आपकी जो जो चीजें हैं वो इस चैप्टर में आपको उसमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ हम इन चीजों के बारे में क्लास 8 में पढ़ेंगे। जनरली हम हिस्ट्री को किन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री वो है जो हमने क्लास 6 में पढ़ी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गंगा वैली सिविलाइजेशन, जो गंगा के आसपास जितने भी सिविलाइजेशन थे, जो जनपद महाजनपद ये सब चीजें हमने पढ़ी, वो सब क्या थी, वो एंशिएंट हिस्ट्री की पार्ट थी। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमने लास्ट जो रूलर के बारे में पढ़ा था वो कौन थे, वो हर्षवर्धन थे। आपको याद होगा हर्षवर्धन का रूल कब खत्म हुआ, 647 CE के आसपास। तो उसके बाद हर्षवर्धन के रूल खत्म होने के बाद इंडिया के अंदर जो जो चेंजेस आए 700 CE के बाद से लेके 1800 CE के बाद में, उसका जो पूरा ओवरव्यू है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। History is all about the study of the past. If we get too far in the past, we find no material evidence to study history. But as we come closer to the present time, we find that records and testimonials of various events are there, which help us in studying the subject. The study of history is divided into 3 periods, that is the ancient, the medieval, and the modern. तो क्या बोल रहा है, वही बात है जो हमने अभी की। जो हिस्ट्री को क्या है हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। पहला क्या है, एंशिएंट, सेकंड है मिडिवल एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न। एंशिएंट जो हमने क्लास 6 में पढ़ा, मिडिवल जो हम इस साल पढ़ेंगे क्लास 8 के अंदर, और मॉडर्न जो हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। तो बोल रहा है कि जब हम हिस्ट्री को पीछे, मतलब हिस्ट्री में पीछे जाते हैं, हम टाइम में पीछे जाते हैं, हमें जो मटेरियल एविडेंस है वो कम मिलता है, और जितना हम प्रेजेंट के मतलब अभी के आसपास की हिस्ट्री पढ़ेंगे उसका हमें एविडेंस है वो ज्यादा मिलेगा। ये सही भी है, क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि पहले के लोग जो थे वो रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं रखते थे, जो राइटिंग्स वगैरह थी वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, ना वो बुक्स लिखते थे, ना वो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते थे, ना वो कुछ और लिखते थे। उनका जनरली जो रिटन जो हमारे पास जितना भी एविडेंस है वो क्या है, वो या तो केव्स पे लिखा हुआ होगा या बिल्डिंग्स पे जो कुछ इंस्क्राइब किया होगा स्टोन्स वगैरह से, वही सब चीजें होंगी। लेकिन जैसा हम आगे बढ़े हिस्ट्री में, हमने क्या क्या रिकॉर्ड्स वगैरह लिखने शुरू कर दिए। जो किंग्स थे उन्होंने हिस्टोरियंस हायर करने शुरू कर दिए ताकि उनके बारे में लोग पढ़ें और उनको हिस्ट्री में याद रखा जाए कि हाँ ये किंग्स थे। In this section, we shall study about the history of India of the medieval times and cover the period from 700 CE to approximately 1800 CE, that is a period of about 1100 years। तो बोला इस सेक्शन के अंदर हम मिडिवल टाइम, मतलब कि मिडिवल टाइम पीरियड में लगभग 1100 ईयर्स कवर करेंगे, 700 CE से लेके 1800 CE के बीच में। Undoubtedly, the period of 1100 years is a long one, and you will be surely be excited to know about new people, new dialects, new scripts, new styles of dressing up, food, buildings and monuments, paintings, music, and all the political changes scenario in these years। बोल रहा है कि जो 1100 साल का जो टाइम पीरियड है, यानी 700 CE से लेके 1800 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो काफी लंबा टाइम पीरियड है। इसके अंदर जो चेंजेस आए लोगों के रहन सहन के तरीके में, लोगों के बोलने के तरीके में, लोग कपड़े पहनने के तरीके में, जिस तरीके का खाना खाते थे, जैसे बिल्डिंग्स बनाते थे, जैसे पेंटिंग करते थे, जिस तरीके का म्यूजिक सुनते थे, या पॉलिटिकल सिनेरियो, मतलब कौन से रूलर्स आए, वो मतलब क्या उनके एम्बिशंस थे, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ के काफी एक्साइटमेंट होगी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस आए। सबसे खास बात क्या है कि इस टाइम पीरियड के जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास एंशिएंट टाइम पीरियड से ज्यादा है, क्योंकि इस टाइम पे क्या किया, जो रूलर्स वगैरह थे उन्होंने हिस्टोरियंस वगैरह हायर करने शुरू कर दिए थे, और जो हिस्ट्री थी वो काफी अच्छे तरीके से लिखी जानी शुरू हो गई थी। तो इसलिए इस टाइम पीरियड के जो हमारे पास एविडेंसेस है वो ज्यादा है। और एक और जो डिफरेंस है एंशिएंट और मिडिवल टाइम पीरियड में, वो ये है कि एंशिएंट टाइम पीरियड में जितने भी चेंजेस आए जनरली अब वो सोसाइटी में प्रेवलेंट नहीं है, मतलब अब हम उनको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। लेकिन जो मिडिवल टाइम पीरियड में जो चेंजेस आए थे उनको हम अभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। As you already know, the Arabs came to India as traders. Turkish invasions took place in India from
1000 CE ऑनवर्ड्स। बोल रहा है कि जो अरब थे वो इंडिया में ट्रेडर की तरह आए थे, जो कि अरब तो काफी पहले से इंडिया में आ रहे ट्रेडर्स की तरह, लेकिन उन्होंने कभी इंडिया पे अपना रूल एस्टेब्लिश नहीं किया था। फिर 1000 CE के बाद जो टर्किश इन्वेजन थे, यानी कि दिल्ली सल्तनत वगैरह के बारे में आप भी आगे पढ़ेंगे, तो वो लोग कहाँ थे, वो टर्किश इन्वेजन टुक प्लेस हुआ इंडिया में कब से, 1000 CE के बाद। तो उनका जो मेन मतलब एम क्या था, दे एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग अ सल्तनत और किंगडम इन आवर कंट्री। तो जो टर्किश इन्वेजन हुआ वो किस लिए हुआ कि यहाँ पे वो अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर सके और एक सल्तनत वहां पे एस्टेब्लिश कर सके। पर्शियन वाज द कोर्ट लैंग्वेज एंड दे वर सक्सेसफुल इन रिप्लेसिंग द कंटेम्परेरी रूलिंग डायनेस्टीज। तो जो उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी वो क्या थी टर्किश लोगों की, वो पर्शियन थी। और जो इंडिया में जो उस टाइम पे जो रूलिंग डायनेस्टीज थी, छोटी छोटी जो डायनेस्टीज थी, ये उनको हटाकर उन्होंने अपना इंडिया में अपना सल्तनत एस्टेब्लिश किया था। किसने, टर्किश लोगों ने। बिफोर दिस पीरियड ऑल्सो देयर वाज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल्स बिटवीन वेरियस पावर्स among which the प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूटास were the most prominent ones in the North India। बोल रहा है कि जब दिल्ली सल्तनत में जो एस्टेब्लिश किया अपना रूल, जो टर्किश जो इन्वेजन हुआ, उससे पहले इंडिया में ऑलरेडी पावर स्ट्रगल चल रहा था नॉर्थ इंडिया में। किन तीन डायनेस्टीज के बीच चल रहा था वो, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटा। ऐसा क्यों, जैसे मैंने बताया हर्षवर्धन का जो रूल था वो 647 CE के आसपास खत्म हो गया था। वो एक तरीके से लास्ट प्रोमिनेंट रूलर था जिन्होंने अपना एक पैन नॉर्थ इंडिया एम्पायर बनाया था, मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर लगभग सारी रीजन को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। फिर जब हर्षवर्धन का रूल खत्म हुआ तो वहां पे क्या हुआ, एक वॉइड क्रिएट हो गया, पावर वॉइड। कहीं पे भी अगर पावर वॉइड क्रिएट होगा तो क्या होगा, जो छोटी छोटी डायनेस्टीज होंगी वो उस जगह को कंट्रोल करना चाहेंगी। तो वही चीज गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास और पाल डायनेस्टी ने सोचा कि हम नॉर्दर्न इंडिया पे कंट्रोल करें हर्षवर्धन के बाद। तो इसलिए इन तीनों के बीच में क्या हुआ, काफी टाइम तक स्ट्रगल चलता रहा, जिसको हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। बस अभी याद रखना कि जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था वो किन तीन डायनेस्टीज के बीच में था, गुर्जर प्रतिहार, पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जो कि नॉर्दर्न इंडिया पे कंट्रोल कर लेता हर्षवर्धन के बाद। ये अराउंड 800-900 CE तक चला और आखिरी में जो इनमें जो विक्टोरियस हुई थी वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, 1000 CE के बाद तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो दिल्ली सल्तनत का रूल था वही एस्टेब्लिश हो गया और ये सारे डायनेस्टीज का जो रूल था वो खत्म हो गया। In this section we will also know about the Chols and trade missions to distant countries। The चोल जो एक डायनेस्टी थी जो कि साउथ इंडिया की डायनेस्टी थी। अभी हमने क्या किन डायनेस्टीज का नाम पढ़ा, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटा, जो कि नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टी थी, जो कि आपस में पावर स्ट्रगल कर रही थी नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल के लिए। लेकिन उसी टाइम पे साउथ इंडिया में भी एक डायनेस्टी थी जो कि चोल डायनेस्टी, जिसने बाकी अलग अलग कंट्रीज जैसे श्रीलंका हो गई या थाईलैंड हो गया, इन सब जगहों पे इन्होंने क्या किया, डिस्टेंट मिशंस भेजे उनको कंट्रोल करने के लिए। इनकी नेवी जो थी काफी स्ट्रॉन्ग थी। In the 16th century, the Mughals replaced the rule of the Delhi Sultanate in India। तो अराउंड 1000 CE के आसपास दिल्ली सल्तनत का रूल एस्टेब्लिश हुआ और 16th सेंचुरी में जो मुगल्स थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत को हटा दिया, यानी कि अराउंड 500 ईयर्स के बाद, 500-600 ईयर्स के बाद जो दिल्ली सल्तनत का रूल था वो हट गया और उनकी जगह कौन रूलर्स हो गए, मुगल्स रूलर्स हो गए 16th सेंचुरी में। Their policies had a significant impact on the social, political, cultural, military and economic structure of India। तो जो मुगल्स की जो पॉलिसी थी उनका जो इम्पैक्ट था, यानी कि जो उनका फर्क था वो हर डोमेन में पड़ा, मतलब हर लाइफ के हर पार्ट पे पड़ा, सोशल पार्ट पे, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, हर स्ट्रक्चर पे जो मुगल्स का इम्पैक्ट था वो पड़ा। द रूल वाज दैट ऑफ पॉम्प एंड शो, स्प्लेंडर एंड ऑपुलेंस। मतलब कि जो उनका रूल था वो दिखावे से भरा हुआ था, वो बड़े बड़ी रैलीज निकालते थे या अपना जो भी पावर थी उसको डेमोन्स्ट्रेट करते थे अलग अलग तरीकों से। कौन, मुगल्स। They introduced various new dressing styles such as घाघरा चोली, कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, शेरवानी etc. which are even vogue in the present times। मतलब कि जो मुगल्स थे उन्होंने अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल्स में इंडिया में इंट्रोड्यूस की, जैसे घाघरा चोली, कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, शेरवानी, ये सब किसने इंट्रोड्यूस किया, ये सब मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने नए ड्रेसिंग स्टाइल्स के साथ साथ नए नए तरीके के खाने भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, जैसे बिरयानी, पिलाव, फिरनी, कोरमा। ये सब क्या था, मुगल टाइम पे इंडिया में आया, इससे पहले इंडिया में ये सब चीजें नहीं थी। और ऐसे और जो फ्रूट्स थे जैसे मैंगोज हो गए, ग्रेप्स हो गई या फिर टोबैको, आइस, चिलीज, ये सब भी इंडिया में मुगल पीरियड के टाइम पे ही आया था। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मिडिवल पीरियड में जितने भी चेंजेस आए वो अभी भी सोसाइटी में एविडेंट है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जितने भी ड्रेसिंग स्टाइल्स हैं या जितने भी फूड यहाँ पे मेंशन्ड है, ये सबके सब अभी भी इंडिया में एविडेंट हैं, हम इनको अभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसलिए मिडिवल हिस्ट्री जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा रिलेटेबल हो जाती है, क्योंकि इसमें जो चेंजेस है वो हमने खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं।
Iranis, Afghans, Turks and Turanis migrated into India throughout this period. Most of them were Sufi saints and scholars. They came from distant places such as Turkey in the west and Mongolia in the east. Coming of these new people changed many things in India. We will read about many such things in this section. बोल रहा है कि इसी टाइम पीरियड में, यानी कि जब मिडिवल टाइम पीरियड में ही जो टर्किश लोगों के अलावा जो ईरानीज थे, अफगान थे और बाकी सब लोग थे, वो भी इसी टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर आए। इनमें से ज्यादातर क्या थे, वो सूफी सेंट थे या स्कॉलर्स थे। सूफी सेंट्स के बारे में आप अभी इसी साल 7th 8th चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आप भक्ति मूवमेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो वो लोग इंडिया के अंदर क्यों आए होंगे, क्योंकि इंडिया जो था वो काफी कल्चरली स्ट्रांग था, रिलीजियस और इकोनॉमिकली हर मामले में इंडिया जो था काफी स्ट्रांग था। तो इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ पे माइग्रेट करके आते थे। इसीलिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग जैसे ईरानी, अफगानी, ये सब लोग आए। और जब ये लोग आए तो इनके साथ क्या हुआ, इंडिया में बाकी चेंजेस भी आने शुरू हुए। ऐसा क्यों होगा कि अगर हम किसी नए जगह पे जाते हैं तो क्या होता है, हम वहां के कल्चर को सीखते हैं और उसके साथ साथ अपने कल्चर के बारे में भी वहां पे बताते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज होता है। मतलब कुछ आप नए कल्चर के बारे में सीखते हैं और कुछ उस कल्चर को अपने आप अपनाते हैं। तो जब ये अलग अलग लोग आए, ईरानी, अफगानी, टर्क और टरानी जैसा जो इंडिया में आए, तो इनकी वजह से इंडिया में काफी चेंजेस भी आए और इन लोगों में भी काफी चेंजेस आए, जिसके बारे में हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। Hindustani, Gujarati, Kannada, Marathi, Rajasthani, Odia, Assamese and Bengali were some of the many languages which developed and flourished in various regions of India. However, along with the introduction of Arabic and Persian scripts, a new language called Urdu was developed, which is unique to the Indian subcontinent. बोल रहा है कि इसी टाइम पीरियड में, यानी मिडिवल टाइम पीरियड में जो अलग अलग लैंग्वेजेस थी, जैसे हिंदुस्तानी जो कि हिंदी कहना चाह रहा है, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, ये सब लैंग्वेजेस क्या थी, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में फ्लरिश हुई, मतलब कि बढ़ी। इसी के साथ साथ एक नई लैंग्वेज जो कि अरेबिक और पर्शियन स्क्रिप्ट की, इसको उर्दू कहते हैं, वो भी लैंग्वेज इंडिया के अंदर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर फ्लरिश हुई। और ये जो लैंग्वेज थी वो यूनिक थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए ही, मतलब उर्दू जो थी वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर कहीं पे भी नहीं बोली जाती थी। Historical records exist in various languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, but the meanings of words also change over time. तो बोल रहा है कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो अलग अलग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। ये सही भी है, क्योंकि जो भी हिस्टोरियन होगा वो एक तरीके से जो हिस्ट्री लिखेगा वो उस हिसाब से लिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जो कॉमन लैंग्वेज हो। और कॉमन लैंग्वेज हर रीजन की अलग अलग होती है, इसलिए जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में पाया जाता है। अब बोल रहा है कि जो मिडिवल पर्शियन है जो वो अलग है मॉडर्न पर्शियन से, और जो ये डिफरेंस है ये सिर्फ ग्रामर या इन सब में नहीं है, ये वोकैबुलरी में भी डिफरेंस है। तो ये अब एग्जांपल्स के थ्रू में एक्सप्लेन करेगा कि जो वर्ड्स हैं वो कैसे समय के साथ उनका जो यूजेज है वो चेंज होता है लैंग्वेज के अंदर। मतलब कोई अगर वर्ड है उसका मीनिंग इस टाइम पे कुछ और है, अगर वो आगे जाके उसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि टर्म हिंदुस्तान जो सबसे पहले यूज किया था वो किसने, 13th सेंचुरी में मिनाज सिराज ने यूज किया था, जो कि क्या था, अ क्रॉनिकलर हु वर्कड इन पर्शियन, मतलब कि जो पर्शियन में लिखते थे। ये सल्तनत पीरियड में इन्होंने पहली बार वर्ड यूज किया था हिंदुस्तान। इन्होंने ये जो वर्ड यूज किया था ये किस कंटेक्स्ट में यूज किया था, इन्होंने ये पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच में जो एरिया है उसके लिए इन्होंने हिंदुस्तान टर्म यूज किया था। लेकिन आगे जाके जो हिंदुस्तान टर्म यूज होने लगा वो पूरे इंडिया के लिए यूज होने लगा। हिंदुस्तान वर्ड जो था वो कभी भी सदर्न इंडिया के लिए यूज नहीं किया गया था। ऐसे ही बाबर ने जो टर्म हिंदुस्तान यूज किया वो किस लिए यूज किया, ये इसने इंडिया के ज्योग्राफी, फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, तो यहाँ के जो लोग थे वहाँ की ज्योग्राफी, उनका कल्चर, उनका जो पेड़ पौधे, उसको बताने के लिए बाबर ने टर्म हिंदुस्तान यूज किया। लेकिन कभी भी जो टर्म हिंदुस्तान है वो साउथ इंडिया के लिए यूज नहीं किया गया था। लेकिन इस टाइम पे हम क्या हिंदुस्तान वर्ड है उसको पूरे इंडिया के लिए यूज करते हैं। ये जो चेंजेस है ये लैंग्वेज के अंदर, जो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर टाइम के साथ चेंजेस आए, मतलब जो एक कोई वर्ड है उसका मीनिंग धीरे धीरे चेंज होता गया। और जो विलेज हेडमैन है वो पहले ग्रामनी कहा जाता था, लेकिन मिडिवल टाइम पीरियड में जब नई लैंग्वेज आई, पर्शियन और उर्दू ये सब आई, तो उसको मुकद्दम कहने लग गए। पहले क्या कहते थे, ग्रामनी कहते थे, और बाद में इनको क्या कहने लग गए, मुकद्दम कहने लग गए। और ऐसे ही जो विलेज ऑफिसर्स थे उनके अलग अलग नाम जो थे मिडिवल पीरियड में पढ़ने लगे, जैसे आमिल हो गया, मुंसिफ हो गया, मीर बख्शी, चौधरी, सेनापति, ये सब नाम क्या थे, ये सब विलेज ऑफिसर्स के नाम थे, जो कि एंशिएंट पीरियड में किसी और नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो मिडिवल पीरियड था उनमें अलग नाम से आने लग गए। और ऐसे ही जो एक नया वर्ड आया जो कि परगना का मतलब क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, जो कि ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या मिडिवल पीरियड में क्या कहा गया,
परगना कहा गया। ऐसे ही प्रोविंस के लिए जो वर्ड आया वो आया सरकार। प्रोविंस मतलब कि एक जो पूरा स्टेट हुआ उसके लिए कौन सा वर्ड आया, सरकार। और डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा वर्ड आया, शिक आया। तो ये सब वर्ड्स क्या थे, मिडिवल पीरियड के अंदर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर फ्लरिश किए, मतलब लोगों के आम बोलचाल की भाषा में आने लगे, जो कि मिडिवल टाइम पीरियड के पहले इनको कुछ और कहा जाता था, लेकिन मिडिवल टाइम पीरियड में जो नए लोग आए उन्होंने इनको कुछ और कहा, और एक तरीके से जो उनका कल्चर था वो इंडिया कल्चर में ब्लेंड हो गया, मतलब मिल गया इंडियन कल्चर में। In the medieval time period, a foreigner was any stranger who appeared, say in a village, someone who was not part of that society or culture। बोलते हैं medieval time period में जो foreigner जो word था वो किसके लिए यूज किया जाता था, कोई भी विलेज में, मतलब किसी भी गांव में अगर कोई बाहर से आए, वो अलग सोसाइटी अलग कल्चर से आए, तो उसके लिए हम फॉरेनर वर्ड यूज करते थे। लेकिन जो फॉरेनर वर्ड था वो सिटी डवेलर के लिए नहीं यूज होता था। मतलब मान लो सिटी से कोई शहर में आया तो उसको लोग फॉरेनर नहीं कहते थे, मतलब जो कोई अलग सोसाइटी से आया, अलग कल्चर से आया, सिर्फ उसी को वो लोग फॉरेनर कहते थे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि हमने स्टडी को किस तरीके से क्लासीफाई कर दिया ताकि हम उसको बेटर वे में पढ़ सकें। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।